नमस्कार। मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस। कैपिटल हेडलाइंस के इस खास कार्यक्रम में आज बात करेंगे ब्रिटेन में हुए चुनाव और उसके बाद जो रिजल्ट आए हैं उन पर। भारत में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला जो गठबंधन है, एनडीए, वो तो 400 पार नहीं कर पाया। लेकिन ब्रिटेन में कीर स्टारमर की पार्टी, जो लेबर पार्टी है, वो 400 पार हो गई। बहुत शानदार उनकी विक्ट्री रही। और आंकड़े कहते हैं कि वो जो है 190 साल में सबसे बुरी हार हुई है कंजर्वेटिव पार्टी की, यानी सुनक ऋषि, भारतीय मूल के प्रधानमंत्री थे वहां पर सुनक ऋषि, उनकी विदाई हो गई है। तो आपने देखा होगा, बहुत चर्चा में रहे हैं, खासतौर पर मोदी जी के साथ जिस तरीके से उनकी मुलाकात होती रही है, वो बहुत ही गर्मजोशी के साथ। और अब उनकी विदाई हो गई है, तब आ गए हैं कि स्टारमर। तो 190 साल में कंजर्वेटिव पार्टी की इतनी बुरी हार हुई है और लेबर पार्टी सत्ता में आई है। मैं अगर आपको बता दूं कि 5 जुलाई को वहाँ रिजल्ट आए, यानी कि शुक्रवार को। और जो कीर स्टारमर की लेबर पार्टी है, उसको मिली है 650 में से 412 सीटें। जैसे अपने यहाँ लोकसभा के चुनाव होते हैं, उसी तरीके से वहां भी चुनाव थे ये। और 543 अपने यहाँ सीटें होती हैं, लेकिन ब्रिटेन में 650 हैं, जिसमें से 412 सीटें जीत कर उन्होंने इतिहास रच दिया है। और 14 साल बाद ब्रिटेन की सत्ता पर लेबर पार्टी की वापसी हुई है। लेबर पार्टी को पहले इंडिया के क्या फर्क पड़ेगा, इस पर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। कंजर्वेटिव पार्टी की तो इंडिया के लिए क्या उनका नजरिया था, उस पर बात करेंगे। किस तरीके से ये अलग हैं, भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या कुछ बदलाव होगा, भारत के लिए ये पार्टी, ये नेता किस तरीके का, उनकी नीतियां होंगी, उनके चाल चलन होगा। एक तरीके से कहा जाए, भारत को लेकर के, भारत की पॉलिसीज को लेकर के, चाहे वो आर्थिक पॉलिसी हो, चाहे वीजा की पॉलिसी हो, या फिर कश्मीर का इशू हो, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। आज इस चर्चा में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, बीबीसी, पीटीआई, आज तक, अमर उजाला जैसे संस्थानों में वरिष्ठ पदों पर काम कर चुके वात्सल्य राय जी हैं। वात्सल जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार महेंद्र भाई। सभी देखने वालों को भी मेरा सादर नमस्कार। वात्सल जी, लाइटर मोड में मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे थे और उनके मित्र सुनक ऋषि, ऋषि सुनक, उन्होंने 400 पार विरोधी पार्टी को दे दिया। भारत के बजाय ब्रिटेन में कीर स्टारमर 400 पार ले आए। अगर कीर स्टारमर के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप दर्शकों को दें, और फिर बात करेंगे हम लोग कि भारत के परिप्रेक्ष्य में कीर स्टारमर कितने, कैसी पॉलिसी होगी और कितने उपयोगी होंगे। जी महेंद्र भाई, आपने आंकड़ों की बात की है तो शुरुआत मैं उसी से करूंगा। आंकड़ों से ही बात की मैं शुरुआत करूंगा कि कुछ आंकड़े ऐसे हैं, कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो लोगों को लुभाते भी हैं, याद भी रह जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि 4 जून को भारत में नतीजे आए। भारत का आम चुनाव बड़ा लंबा चला। ब्रिटेन में एक ही दिन का चुनाव हुआ, वो 4 जुलाई को हुआ और 5 जुलाई को नतीजे आ गए। आज बिल्कुल तस्वीर साफ है। तो ये तारीखों का मेल है। 400 पार वाली बात आपने कही थी, तो कीर स्टारमर ने कोई नारा दिया था 400 पार का या नहीं, ये आइडिया मुझे नहीं है। लेकिन जो एग्जिट पोल वहां के आ रहे थे, हमारे यहाँ के एग्जिट पोल बिल्कुल धाराशायी हो गए थे। लेकिन वहां ये बड़ा क्लियर था कि लेबर पार्टी सत्ता में वापसी करने जा रही है, बड़ी जीत हासिल करने जा रही है। ये एक प्रमुख बात सामने इलेक्शन के बाद से ही ये बड़ा क्लियर था कि ये होने जा रहा है। और जो 14 साल के बाद लेबर पार्टी सरकार में वापसी कर रही है, तो 14 साल का वनवास खत्म हुआ।
ये वनवास से भी एक 14 साल भारतवंशी इसको जोड़ सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि लाखों की तादाद में ब्रिटेन में भारतीय मूल के लोग रहते हैं। 2600 भारतीय मूल के लोग 650 की जो वहां की पार्लियामेंट है, इस चुनाव में जीतकर सांसद बने हैं। तो ये एक भारत से जुड़ा हुआ एक नंबर्स का कनेक्शन है। पाकिस्तान मूल के लोग भी बहुत रहते हैं, क्योंकि जो ब्रिटिश इंडिया था, जब ब्रिटेन का शासन था, उसकी शुरुआत 18वीं शताब्दी से हुई। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर काबिज थी। उसके बाद 1858 से लेकर 1947 तक सीधे ब्रिटिश राज भारत पर था। औपनिवेशिक राज, कॉलोनी थे हम ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन में दिलचस्पी भारतीयों की रहती है। वहां भारतीय मूल, क्योंकि जब तक अंग्रेजों ने भारत पर राज किया तब तक हिंदुस्तान पाकिस्तान दो अलग मुल्क नहीं थे, एक ही मुल्क थे। और यहां से तमाम लोग ब्रिटेन जाते रहे और कई लोग वहां बस गए। तो लाखों की संख्या वहां पर ऐसे लोगों की है। चुनाव बड़ा ये हार्ड फॉट इलेक्शन था और ये क्लियर था कि कंजर्वेटिव पार्टी अगर ये वापसी करेगी तो एक कोई चमत्कार ही होगा। लेबर पार्टी लगातार चुनाव हारती रही थी और 2019 में जो पिछला चुनाव हुआ था उन्हें ऐतिहासिक पराजय मिली थी। तो उनके जो नेता थे जेरेमी कोर्बिन, उनकी उसके बाद विदाई हुई। और अभी जो प्रधानमंत्री के तौर पर चुने गए हैं, जो उनका चेहरा है, स्टारमर साहब, 2015 में पहली बार वो सांसद चुने गए। पेशे से वकील हैं, एक साधारण परिवार से वो आते हैं। इनके पिताजी मैकेनिक जैसा कुछ काम करते थे, टूल्स बनाते थे, टूल मेकर उन्हें कहा जा रहा है, यानी औजार बनाने का काम करते थे। मदर इनकी नर्स थी। और स्टारमर साहब जो हैं, वो बड़ी मुफलिसी के दिनों को पीछे छोड़ते आए और अपनी मां के साथ इनके बड़े क्लोज रिलेशंस थे। ये अपने परिवार में पहले ऐसे व्यक्ति रहे जो स्कूल के बाद कॉलेज गए। बाद में इन्होंने कानून की पढ़ाई की, वकालत की, देश दुनिया के तमाम हिस्सों का इन्होंने दौरा किया और लेबर पार्टी को इन्होंने बदलने के इरादे से जब कमान संभाली, चुनाव अभियान के पहले से, और जो पुरानी गलतियां थी उन्हें सुधारने के इरादे से आए। तो एक हवा का नया ताजा झोंका और एक विकल्प की जरूरत थी ब्रिटेन के मतदाता, जिसका इंतजार कर रहे थे। क्योंकि लगातार आप देखेंगे, पहले ब्रेग्जिट हुआ 2016 में, ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से अलग होने का फैसला किया। उसके बाद से जो आर्थिक चुनौतियां शुरू हुई, उन्हें कंजर्वेटिव पार्टी, भले ही ठीकरा ऋषि सुनक पर फूटे। ऋषि सुनक सीधे तौर पर भारत में कभी नहीं रहे, वो भारत आते जाते रहे हैं। उनके परिवार 2-3 पीढ़ी पहले ही अफ्रीका और उसके बाद ब्रिटेन, वहां इनके परिवार पहुंचा था। भारत के जाने माने नाम नारायण मूर्ति साहब, सुधा मूर्ति जी, वो इनके सास ससुर हैं ऋषि सुनक साहब के। तो भारतवंशी आसानी से एक रिश्ता जोड़ लेते हैं और ये खुशी का, गर्व का पल था जब ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बने। तो सारे भारतीयों के लिए खुशी का पल था, एक खुशी का मौका था। क्योंकि आप देखना चाहते थे कि एक देश जिसने बरसों बरस, लगभग 90 साल तक सीधे तौर पर, और ईस्ट इंडिया कंपनी का टेन्योर जोड़ दें तो लगभग 200 साल तक भारत पर शासन किया, और हमारे अंग्रेजों की विदाई के 75 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन कितना असर है अंग्रेजी का हम ये जानते हैं। अंग्रेजियत का, चाहे हमारा खान पान हो, भाषा हो, पहनावा हो, बोलचाल हो, हमारा पार्लियामेंट का सिस्टम हो, डेमोक्रेसी का तौर तरीका हो, तो वो सारी परंपराएं, हमारी रेल हो, बाकी सुविधाएं हो, अंग्रेजी राज की छाप आज तक हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो भारतीयों के लिए एक बड़े गर्व का पल था जब ऋषि सुनक वहां बने। लेकिन जब पिछले चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी को लोगों ने सत्ता दी थी, सौंपी थी, तो वो ऋषि सुनक प्रधानमंत्री पद का चेहरा नहीं थे, बोरिस जॉनसन थे। फिर लिज ट्रस्ट आई। जब ये दोनों नहीं चल पाए तो ऋषि सुनक को चूज किया गया, क्योंकि आर्थिक स्थिति, जैसा मैंने बताया, ब्रेक्सिट के बाद से मुश्किल में आ रहा था ब्रिटेन।
उसके बाद रशिया और यूक्रेन की लड़ाई शुरू हो गई, उसके बाद इजराइल और हमास के बीच में जंग शुरू हो गई, आर्थिक दबाव लगातार बढ़ता चला गया। जो वहां के लोग हैं, जो वहां के मतदाता हैं, वहां के रहने वाले हैं, नागरिक ब्रिटेन के, महंगाई के बोझ से दबते चले गए। सरकारों ने अर्थव्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए टैक्स बढ़ाए, उसका भी बोझ बढ़ा। और इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा स्वास्थ्य सेवाओं का भी था। स्वास्थ्य सेवाएं जब लोगों को नहीं मिल पाती थी, रोजमर्रा की दिक्कतें थी, लोगों को डेंटिस्ट का काम खुद ही करना पड़ता था, महंगे इलाज को बियर नहीं कर पा रहे थे लोग, हॉस्पिटल्स में नहीं जा पा रहे थे। भारत में भी कई डॉक्टर्स से मेरी बात हुई, तो उनका यह कहना था कि आप खुशकिस्मत हैं कि आप हिंदुस्तान में हैं, यहां आप आसानी से इलाज करा पा रहे हैं। ब्रिटेन में अगर आप रहें तो आधा इलाज तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। और मैं इलाज वाली बात पर जोर इसलिए दे रहा हूं कि हम लोग थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे हाथरस के हादसे की, और उसमें यह था कि बहुत सारे लोग या तो बाबाओं के चंगुल में जाते हैं, तंत्र मंत्र के चंगुल में जाते हैं, झोला छाप के चंगुल में जाते हैं। तो आप ये समझिए, ब्रिटेन जैसा देश जिसका आधी दुनिया में राज था, जहां सूरज कभी नहीं डूबता था, अब वहां स्थिति क्या है, आम लोगों की स्थिति क्या है, तो उसका असर चुनाव पर भी दिखा। एक रिफॉर्म यूके नाम की पार्टी भी चुनाव मैदान में थी, जिसकी नीतियां, जिसकी सोच, जिसके तौर तरीके बहुत कुछ कंजर्वेटिव पार्टी की तरह थी। उसने भी काफी नुकसान इस पार्टी को पहुंचाया, ऋषि सुनक साहब की पार्टी को पहुंचाया। और ऋषि सुनक के पास कोई जादू की छड़ी नहीं थी कि वो जादू की छड़ी घुमाते और जो वोटर्स अलग होते जा रहे हैं, जो आपने जैसा बताया कि ऐतिहासिक हार, अभी तक की सबसे बड़ी हार उनको झेलनी पड़ी, 100 के करीब सीटें वो जीत पाए हैं। ऋषि सुनक तो जीत गए, लेकिन पार्टी उनकी नीचे चली गई। और लेबर पार्टी, इसलिए भी उसको बड़ी दिलचस्पी से देखा जा रहा है महेंद्र भाई, कि लेबर पार्टी एक तरीके की वामपंथी पार्टी है, लेफ्टिस्ट है। और बाकी सारी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो राइटिस्ट, यानी जिन्हें दक्षिणपंथी पार्टी कहा जा रहा है, चाहे वो आप यूरोप को देखें, भारत में तो खैर दक्षिणपंथी पार्टी बीजेपी को कहा ही जाता है, और बाकी दुनिया भर में देखें तो दक्षिण पंथ का जब जोर है, उस समय एक वामपंथ की पार्टी, लेफ्ट रुझान रखने वाली पार्टी ने वहां वापसी की है। और उसकी वजह सीधी सीधी कहीं ना कहीं कीर स्टारमर को भी उसका योग वो क्रेडिट दिया जा रहा है, श्रेय दिया जा रहा है। उसकी वजह आप इस बात से समझ सकते हैं कि जो कीर स्टारमर है वो ईश्वर में आस्था नहीं रखते, लेकिन चुनाव के पहले आपने उनको मंदिरों में जाते हुए देखा होगा। तो भारतवंशी जो थे, उनको लुभाने के लिए वो मंदिरों में जा रहे हैं, अपने वोटर्स का उनको ध्यान था कि उन्हें क्या चाहिए, उस तरह की चीजों का उन्होंने तमाम वो सारे काम किए। भारत से जो आपने पूछा कि भारत के साथ क्या असर पड़ेगा, ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन वो तमाम चीजें जो लेबर पार्टी ने पहले की थी, जेरेमी कोर्बिन साहब के फेस रहते हुए उन्होंने जो लेबर पार्टी ने गलतियां की थी, उन सबको उन्होंने सुधारने की कोशिश की। जैसे वो चाहे जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने की, अनुच्छेद 370 हटाने की बात हो, उसको लेकर जेरेमी कोर्बिन साहब का बयान कुछ और था। लेकिन जब से कीर स्टारमर आए, इन्होंने इसको भारत का आंतरिक मामला बताया, भारत से संबंध सुधारने की वकालत की। मंदिर जाने का तो मैंने उदाहरण दिया। तो जिस समय लेबर पार्टी का रुख कश्मीर को लेकर कुछ अलग था, तो कई हिंदूवादी संगठन जो ब्रिटेन में सक्रिय हैं और वो प्रेशर ग्रुप की तरह काम करते हैं, उनका वोटर्स के ऊपर बड़ा असर है, तो उन्होंने इस तरह की कसम खा ली थी कि हम लेबर पार्टी को कभी वोट नहीं देंगे। कीर स्टारमर जब आए तो उन्होंने इन गलतियों को, इन गैप्स को सुधारने और बदलने की कोशिश की, उदारवादी अपना चेहरा दिखाया। और जिस तरह का उनकी एक इमेज भी है, 61 साल उनकी उम्र है, 62 में, 2 सितंबर 1962 को उनका जन्म हुआ। और मैंने बताया कि एक मध्यवर्गीय परिवार, बल्कि निम्न मध्यवर्गीय परिवार से वो आते थे। और जिस तरह से उन्होंने तरक्की की सीढ़ियां चढ़ी, वकील बने और दुनिया भर में जन अधिकारों के लिए उन्होंने आवाज उठाई, कड़ी कई बड़ी कंपनियों से उन्होंने लोहा भी लिया। और जब उनको सबसे मुश्किल काम दिया गया, जो लेबर पार्टी 14 साल से सत्ता का वनवास झेल रही थी, तो उन्होंने
उसको सबसे बड़ी जीत दिलाकर 412 सीटें, जो आपने कहा कि अब की बार 400 पार ब्रिटेन में हुआ है, तो ये 400 पार का उन्होंने चमत्कार दिखाया, जो कि पार्टी 5 साल पहले 2019 में सबसे बुरी हार का जिसने सामना किया था। तो एक बहुत बड़ी जीत है, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है। ऋषि सुनक विदा हो रहे हैं 10 डाउनिंग स्ट्रीट से, जो प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास है। तो उसका जरूर भारत के लोग जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके फैंस हैं, G20 में जब वो आए थे यहाँ दिल्ली में, तो अक्षरधाम मंदिर के बाहर गए थे अपनी पत्नी के साथ, अक्षरा मूर्ति के साथ। तो कई भारतवंशियों ने उस सीन को बड़ा पसंद किया था, उनकी धार्मिकता को पसंद किया था। वो अपने आप को प्राउड हिंदू कहते हैं, इसे कई लोग पसंद करते थे। लेकिन अब उनका राज ब्रिटेन से चला गया है और नए युग की एक शुरुआत हुई है, जिसमें लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर के हाथ में ब्रिटेन के लोगों का भाग्य है कि अगले कार्यकाल में वो क्या दिशा देते हैं। आर्थिक चुनौतियां बड़ी गहरी हैं उनके सामने, और ये उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर सामने आने वाली है। महेंद्र भाई। जी बिल्कुल, आपने जैसा कहा कि भारत के लिए उनका रुख कश्मीर को लेकर के बदला है। तो कश्मीर को अब वो भारत का अभिन्न और वो दो देशों के बीच का मामला मान रहे हैं। ये भारत के लिए एक अच्छी बात है। दूसरा, जो एफटीए की बात हो रही है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है, ये ऋषि सुनक के साथ काफी समय से बातचीत चल रही थी, लेकिन उस पर कोई एग्रीमेंट नहीं हो पाया। इन्होंने कहा है कि रिचार्मर ने कि ये एग्रीमेंट बहुत जल्द होगा। तो ये भी एक सुखद अच्छी बात है भारत के लिए। तीसरी बात, जो स्टूडेंट्स के लिए वीजा दिया जाता है, उस पर ऋषि सुनक का ये रुख था और ये बहुत बड़ा एजेंडा मुद्दा भी था कि उन्होंने पाबंदी लगा दी थी तमाम इस तरीके के लोगों को वीजा में कमी कर दी थी। तो इस बार इन्होंने, स्टारमर ने कहा कि बिल्कुल प्राथमिकता दी जाएगी भारत के स्टूडेंट्स को, और कुछ को स्पेशल कैटेगरी दी जाएगी, जिसमें कि आईटी प्रोफेशनल हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है कि स्टारमर ने जो चीजें कही हैं। तो ये जो तीन चार, जो भारत ये या दूसरा देश भी जो एक दूसरे से संबंध रखता है, उनके लिए महत्वपूर्ण होती है कि आप उनके नागरिकों को किस तरीके से सुविधाएं देते हैं, किस तरीके से देखते हैं। तो एक ये पहलू रहा है कि अगर भारत के पॉइंट से देखा जाए, तो ऋषि सुनक जो चीज नहीं कर पाए, एफटीए नहीं कर पाए, वीजा की पॉलिसी को उस तरीके से नहीं कर पाए, तो इन्होंने जो किया, तो ये भारत के लिए, भले ही भारत में दक्षिणपंथी सरकार है और वहाँ वामपंथी सरकार है, लेबर सरकार है, लेकिन ये एक ब्रिटेन की सरकार को भी ये समझ में आ गया है कि भारत बहुत बड़ा मार्केट है, और भारत की इकोनॉमी भी मार्केट की वजह से बहुत बढ़ रही है। तो वो उनके साथ संबंध शायद सुधारना चाह रहे होंगे लेबर पार्टी के लोग। तो ये वास्तव जी, ये चार पांच मुद्दे ऐसे हैं जिसमें कि उन्होंने परिवर्तन किया। और खास तौर पर एफटीए, जो कि ट्रेड के लिए बहुत जरूरी चीज है, अब ये अगर इन दोनों देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है, तो ये भारत के लिए भी, भारत के कारोबार के लिए बहुत अच्छा होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। नए व्यक्ति जब आते हैं तो बदलाव होता है, और बदलाव इसी तरह नीतियों से ही उसकी शुरुआत होती है। ब्रिटेन और भारत के संबंध बड़े पुराने हैं, जैसा हम सभी जानते हैं कि इंडिया कभी ब्रिटेन की कॉलोनी रहा है, लेकिन वो दौर अलग था। और जैसा हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, उस जमाने में ब्रिटिश राज का सूरज कभी डूबता नहीं था। और जो कीर स्टारमर आए हैं, वो बदलाव के प्रतीक के तौर पर ही सामने आए हैं। वहां के वोटर्स ने जब उनको चुना है, तो सबसे पहले तो वो अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं नई सरकार से। विदेश नीति का मुद्दा उसके बाद आता है, क्योंकि कोई भी प्राइम मिनिस्टर सबसे पहले अपने घर को दुरुस्त करता है, अपने लोगों की स्थितियों को दुरुस्त करता है। और जैसा मैंने कहा कि ब्रिटेन में महंगाई की मार है, तमाम और दिक्कतें हैं, उनको उन्हें सुधारना है। अप्रवासन का एक मुद्दा मुद्दा है कि बाहर से लोग वहां पहुंचते हैं, कई अवैध प्रवासी होते हैं जो ब्रिटेन में बसना चाहते हैं, कई सहूलियतों की वजह से बसना चाहते हैं। तो ये भी उनके लिए एक बड़े मुद्दे हैं। इसके बाद जब वो बाहर अपने संबंध सुधारने की बात करेंगे, तो वो ब्रिटेन को
वर्षों से माना जाता है कि अमेरिका का पिछलग्गू है ब्रिटेन। जहां अमेरिका रहता है, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ये एक गुट पीछे चलता है, जापान भी उसमें जुड़ जाता है। लेकिन ब्रिटेन तो हर जगह, आप अमेरिका की पूंछ पकड़े हुए ब्रिटेन को आप देख सकते हैं। किसी जमाने में ब्रिटेन का दुनिया में राज था, लेकिन आज जब से अमेरिका सुपर पावर है और ब्रिटेन उसकी पूंछ पकड़े पकड़े नजर आता है, तो जहां पर अमेरिका अपनी नीतियां बनाता है, चाहे वो सेना भेजने की बात हो, किसी देश को घेरने की बात हो, तो ब्रिटेन पीछे पीछे चलता है। अब ब्रेग्जिट के बाद, यूरोपीय संघ से अलग होने के बाद, यूरोप से उस तरह के संबंध ब्रिटेन के नहीं रह गए हैं। तो एक आर्थिक चुनौतियां हैं। तो ब्रिटेन अगर अमेरिका के बाद किसी देश की तरफ सबसे ज्यादा उम्मीद से देख सकता है अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, जैसे अक्षरा मूर्ति के बारे में तो ये कहा भी जाता है कि वो संपत्ति में सबसे अमीर लोगों में थी वहां। जी ये बात लगातार वहां मीडिया में छाई भी रही। तो आप ये समझिए कि अमेरिका के बाद ब्रिटेन के लिए भारत एक ऐसा देश है जिससे वो हमेशा अपने रिश्ते सुधारना चाहेंगे। और रिश्ते कैसे सुधरेंगे? रिश्ते सुधारने के लिए जब दो देश बैठते हैं या बड़े नेता बैठते हैं, तो वो वन टू वन जब बातचीत करते हैं तो पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात की जाती है, व्यापार बढ़ाने की बात की जाती है, और आपसे हितों के मुद्दे, जिसमें आपने जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की, जब तक आप अपना कारोबार बढ़ाएंगे कैसे? ज्यादा आप शर्तें थोप देंगे, चाहे वो आना जाना एक दूसरे के नागरिकों का मुश्किल करेंगे, छात्रों का आना जाना मुश्किल करेंगे, कारोबारियों का आना जाना मुश्किल करेंगे, या ज्यादा शर्तें थोपेंगे, तो वो दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। तो उन्हें आपको आसान बनाना पड़ेगा अगर आप भारत के करीब आना चाहते हैं। क्योंकि भारत का बाजार, भारत की सरकार, क्योंकि भारत में आपको देखना होगा कि लोकतांत्रिक तौर पर चुनी गई सरकार है और तीसरी बार एक स्थिर सरकार है। तो लगातार भारत में एक स्थिरता बनी हुई है। भारत की ग्रोथ रेट, दुनिया उसको बड़ी हैरानी के साथ देखती है, और भारत उसको एक गर्व के तौर पर प्रेजेंट भी करता है। अर्थव्यवस्था के मामले में ब्रिटेन को भारत पीछे छोड़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, और दुनिया में भारत के कारोबार की धाक है। और चीन ने जिस तरह से कोविड के दौरान जो एक चेन थी, सप्लाई चेन थी, उसको कंट्रोल करने की कोशिश की, तो बहुत सारे देश, जिनमें यूरोप के देश खासतौर पर शामिल हैं, वो चीन पर अपनी डिपेंडेंस को घटाना चाहते हैं। ऐसे में भी भारत का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये तमाम सारे मुद्दे जो आपने बताए हैं, लेबर पार्टी के नए प्रधानमंत्री इनके लिए भारत के साथ अपने रिश्तों को सुधारने के लिए काम करेंगे। ऋषि सुनक साहब लगभग 600 से ज्यादा दिन प्रधानमंत्री पद पर रहे, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहे। बहुत चुनौतीपूर्ण उनके लिए ये समय था। 2022 में, अक्टूबर 2022 में वहां पहुंचे थे, और भारतीयों के लिए भी एक गर्व का क्षण था, जैसे मैंने आपको बताया। और 5 जुलाई को उन्होंने अपनी हार को कबूल कर लिया, और बड़ी मुश्किल चीजें उन्होंने फेस की। जो उनकी वाइफ हैं, उनकी लग्जरी लाइफ जो है, लगातार मीडिया की सुर्खियां बनती रहीं। चुनाव प्रचार के दौरान भी इसके बारे में पूछा गया। तो कई चुनौतियों को झेलने के बाद भी उन्होंने बड़ा एक गर्व का पल तो भारत को दिया ही है। और एक कंजर्वेटिव पार्टी विदा जरूर हो रही है, लेकिन भारत के साथ संबंधों को जिस तरह से मजबूती दी गई, लेबर पार्टी के सामने भी एक नजीर रही कि जब वो आते हैं, कीर स्टारमर अपना कार्यकाल नया शुरू करेंगे, या पहला ही कार्यकाल शुरू करेंगे, 14 साल के बाद उनकी पार्टी आ रही है, तो भारत जैसे देशों को और ज्यादा प्रमुखता वो देंगे, महेंद्र भाई। जी बिल्कुल। और उन्होंने जिस तरीके से अपने कैबिनेट में महिलाओं को भी शामिल किया है, ये भी एक अच्छा जरिया देखा जा रहा है कि वहाँ पर। और दूसरा, वैश्विक कारोबार हो या वैश्विक रिश्ते हो, भारत एक उभरती ताकत है। भारत की जो मार्केट है, भारत का जो बाजार है, वो सबको लुभा रहा है। तो रिश्ते निश्चित तौर पर सुधारने होंगे और अपनी पॉलिसीज को चेंज भी करना होगा। और इस चर्चा को यहाँ खत्म करेंगे। थोड़ा सा आंकड़ा बता दूं कि कंजर्वेटिव पार्टी को जो है 121 सीटें मिली हैं और लेबर पार्टी को 412। इसके अलावा दूसरे अन्य दल हैं जिनको सीटें मिली हैं, और 26 भारतीय यहाँ पर जीते हैं, जिसमें से स्टारमर की पार्टी में 18 हैं।
तो एक ये भी कहा जा सकता है कि स्टार्मर सत्ताधारी जो पार्टी है उसमें भारतीय मूल के जो लोग हैं वो 18 हैं, सबसे ज्यादा हैं। तो भारत के लिए कोई चिंता की बात नहीं है। पॉलिसीज में चेंजेस की स्टार्मर साहब ने शुरुआत कर ही दी है। और जी कुछ महेंद्र जी, कहना चाहते एक चीज और मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि बहुत ज्यादा चर्चा नाइजल फराज की हो रही है, रिफॉर्म हैं। यूके पार्टी जिनका मैंने नाम लिया था। तो ये 2018 में ये पार्टी ब्रिटेन की राजनीति में इसकी एंट्री हुई और कट्टरपंथी इसके नेता हैं नाइजल फराज। ब्रेग्जिट के दौरान उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी थी और नीतियां लगभग कंजर्वेटिव पार्टी जैसी ही हैं। और कई जगह इन्होंने काफी वोट काटे हैं, काफी नुकसान किया है। जो सत्ता में वापसी हुई है लेबर पार्टी की, तो कहीं ना कहीं नाइजल फराज के पास जाके उनको भी शुक्रिया यह कहना चाहिए। 6 महीने पहले सुनक ने चुनाव कराए, इसीलिए कुछ आशंका थी, कुछ डर था, लेकिन नतीजे उनके मन के माकूल नहीं आए। तो एक हारने वाले हैं, एक जीतने वाले हैं और बीच में एक हराने वाले हैं, जो हम भारतीय राजनीति में भी देखते हैं कि कई अहम सीटों पर या आम चुनाव के दौरान कई ऐसी पार्टियां भी होती हैं जो वोट काटती हैं तो किसी और पार्टी को फायदा हो जाता है और ऐसे किरदारों को बीच में लाया जाता है। और इस तरह के आरोप लगातार हम यहाँ के आम चुनाव में भी देखते रहे हैं। जी महेंद्र भाई। जी जी बिल्कुल। तो ऐसे राजनीति है और इस राजनीति में हर किरदार आपको मिलेगा, ब्रिटेन में भी मिलेगा, भारत में भी मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि स्वागत किया जाना चाहिए शर्मा साहब का, और उनकी सरकार के रुख को भी देखना चाहिए। और जिस तरीके से पॉलिसी चेंज की है उन्होंने, तो भारत के लिए तो ठीक ही है। आने वाले समय में पता चलेगा कि और क्या कुछ बदलाव होते हैं भारत के नजरिए से, वो भी मायने रखेंगे। फिलहाल इतना ही। और आप क्या सोचते हैं ये हमें जरूर बताइए। और दर्शकों से माफी चाहूंगा, आज मेरी जुबान आप देख रहे होंगे थोड़ी लड़खड़ा रही थी, इससे मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसकी वजह ये है कि मेरी इंजरी हो गई है मेरे जीभ में, और इसकी वजह से मैं थोड़ा ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ। तो इसके लिए माफ करेंगे सारे दर्शक। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।